फिल्म की शुरुआत होती है एक ट्रेन के रवाना होने से और वहीं से हमें ले जाया जाता है साल 1968 में। इस समय पॉल ने अपनी पार्टनर आइरिस के लिए एक सरप्राइज तैयार किया है, एक शानदार स्काई व्यू रेस्टोरेंट। जब आइरिस उस रेस्टोरेंट को देखती है तो वो बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाती है। रेस्टोरेंट के प्रमोशन के लिए एक फोटो ली जाती है जिसमें पॉल, आइरिस और पीछे छिपा हुआ एक छोटा सा बच्चा भी दिखता है। फिर सब लोग रेस्टोरेंट में एंट्री करते हैं। इस रेस्टोरेंट की फ्लोर पूरी तरह से ग्लास की बनी होती है जिससे नीचे की दुनिया साफ दिखाई देती है। रेस्टोरेंट के बीचों बीच एक लाइव किचन होता है जहाँ शेफ खाना बना रहे होते हैं। माहौल बहुत लाइवली होता है, लोग डांस कर रहे होते हैं, पार्टी का मजा ले रहे होते हैं। पार्टी के दौरान आइरिस एक रोज निकालकर पॉल की जैकेट की जेब में रखती है, लेकिन उसी रोज के कांटे से पॉल का हाथ कट जाता है और उसे थोड़ा चक्कर आने लगता है। यह देखकर रेस्टोरेंट की सिंगर को कुछ अजीब महसूस होता है। वो चुपके से आइरिस से पूछती है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुनकर आइरिस पहले हैरान होती है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे ये आइडिया अच्छा लगता है। पार्टी के दौरान आइरिस उस सिंगर के बेबी को देखती है, एक छोटा सा नॉटी बच्चा। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन वो उस बच्चे की तरफ खींच जाती है। थोड़ी देर बाद पॉल आइरिस को टेरेस पर ले जाता है एक रोमांटिक मोमेंट के लिए। वहीं वो उसे प्रपोज करता है। आइरिस बहुत खुश होकर हाँ कह देती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। पॉल भी बहुत खुश होता है। तभी फिर से वो बच्चा दिखता है जो टेरेस से एक कॉइन नीचे फेंकता है, लेकिन वो कॉइन नीचे गिरने की बजाय एफी डक्ट में खींच जाता है। रेस्टोरेंट में पार्टी जारी रहती है, लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ग्लास फ्लोर में हल्का सा शिफ्ट आना शुरू हो जाता है। उसी दौरान वो कॉइन एफी की पाइप में घूमता हुआ आगे बढ़ता है। कभी अचानक एक बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, ग्लास फ्लोर टूट जाता है, कई लोग नीचे गिर जाते हैं। पॉल खुद को बचाने की कोशिश करता है, एक टूटी हुई शीशे की पट्टी पकड़ता है, लेकिन उसके हाथ और पैर कट जाते हैं। आखिरकार वो भी नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है, लेकिन आइरिस किसी तरह बच जाती है। एक स्ट्रक्चर बीम पकड़ लेती है। कॉइन अब भी एफी डक्ट्स में घूमता रहता है और जाकर एक गैस पाइप में फंस जाता है जिससे फायर लग जाती है। उसी आग में सिंगर की मौत हो जाती है। आइरिस एक पियानो के नीचे छुपकर खुद को बचाती है। फिर वो लिफ्ट तक पहुंचती है, लेकिन वो ऑलरेडी फुल होती है। जैसे ही लिफ्ट नीचे जाती है, एक आदमी नीचे फिसल जाता है और लिफ्ट क्रैश हो जाती है। सभी लोग मर जाते हैं। आइरिस वापस ऊपर आती है और देखती है कि रेस्टोरेंट का एक हिस्सा अब बहुत ही खतरनाक स्थिति में लटक रहा है। कुछ लोग अब भी किसी तरह टिके हुए हैं। वही पियानो जहां आइरिस छुपी थी अब पूरे स्ट्रक्चर को बैलेंस कर रहा है। कभी वो कॉइन डक्ट से निकलकर सीधा उसी पियानो पर गिरता है, बैलेंस बिगड़ जाता है और बाकी का रेस्टोरेंट कोलैप्स कर जाता है। सभी लोग मर जाते हैं। अब ये सीन में हम आइरिस को उस नॉटी बच्चे के साथ देखते हैं। वो उसे पकड़कर बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फ्रोड फिर से गिरने लगता है। आइरिस दो चेन के बीच में अपनी रिंग फंसाकर सपोर्ट बनाती है, लेकिन उसका हाथ खिसक जाता है, रिंग गिर जाती है और दोनों, आइरिस और वो बच्चा, नीचे गिर जाते हैं। दोनों की मौत हो जाती है। तभी एक जोरदार स्क्रीम होती है। ये सब कुछ असल में एक लड़की स्टेफनी के हेलुसिनेशन में हो रहा था। स्टेफनी अपनी क्लासरूम में होती है और उसके चीखने से सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्रोफेसर उसे डांटते हैं और वो बताती है कि उसे अक्सर ऐसी डरावनी विजन्स आते हैं। रात को फिर एक सपना आता है और वो डर के मारे उठ जाती है। उसकी रूममेट उसे सलाह देती है कि वो अपने फैमिली से बात करे। स्टेफनी अपने पापा और छोटे भाई से मिलने जाती है और फिर अपने मामा के घर जाती है जो उसकी माँ के भाई हैं। वहाँ सब उसे बहुत प्यार से वेलकम करते हैं। स्टेफनी अपनी कजिन्स के साथ अच्छा टाइम बिताती है और मामा से पूछती है, आइरिस के बारे में बताइए। हाँ, वही आइरिस जो उसके सपनों में बार बार दिखती थी, असल में उसकी ग्रैंड मदर होती है। लेकिन आइरिस का नाम सुनते ही मामा नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं, आइरिस अब हमारे लिए मर चुकी है। उसने अपनी सैनिटी खो दी थी, फैमिली छोड़ दी और एक आइलैंड पर जाकर अकेली रहने लगी। वो आइरिस को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से स्टेफनी की माँ की मेंटल हेल्थ बिगड़ी और फिर वो भी फैमिली छोड़कर चली गई। मामा कुछ और बताने से मना कर देती है, लेकिन मामी स्टेफनी को सपोर्ट करती है। वो चुपके से आइरिस के भेजे हुए लेटर्स, उसका एड्रेस और कुछ पर्सनल सामान स्टेफनी को देती है। उनमें एक फोटो भी होती है, कॉल और आइरिस की स्काई व्यू रेस्टोरेंट के सामने ली गई, वही जगह जो स्टेफनी के हेल्यूसिनेशंस में बार बार आई थी। तब स्टेफनी सच जानने के लिए उस आइलैंड पर जाती है। वहाँ एक टूटा फूटा सा घर होता है जिसके पास बहुत सन्नाटा है। स्टेफनी अपना नाम बताती है और आइरिस बहुत इमोशनल होकर उसे अंदर बुला लेती है। आइरिस पूछती है उसकी माँ के बारे में और स्टेफनी सब सच बताती है कि उसकी माँ उसे बचपन में छोड़ गई थी। फिर स्टेफनी कहती है, मैं रोज एक ही सपना देखती हूँ, स्काईव्यू रेस्टोरेंट का कोलैप्स, आपकी और पॉल की मौत। आइरिस धीरे से जवाब देती है,
मैंने भी ये सपने देखे थे। आयरिस बताती है कि उन्हीं सपनों की वजह से वो फ्यूचर में होने वाली ट्रेजेडी को प्रिवेंट कर पाई। उसने बच्चे के हाथ से कॉइन ले लिया था और माइक पर लोगों को वार्निंग भी थी। स्टेफनी शॉक्ड होती है। आपने सबको बचा लिया? आयरिस हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन कहती है मौत इतनी आसानी से हार नहीं मानती। वो बताती है कि जो लोग उस दिन बच गए थे बाद में किसी न किसी तरह से मर गए, और अब मौत सर्वाइवर्स के बच्चों के पीछे भी लग गई है। पॉय एक बीमारी से मर गया और आयरिस को पता चल गया कि अब उसकी बारी है, इसलिए उसने अपने फैमिली को बचाने के लिए खुद को आइलैंड पर आइसोलेट कर लिया। वो कहती है जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ और मामा सब सेफ हो। स्टेफनी पूछती है तो फिर मुझे ये विजन्स क्यों आते हैं? आयरिस कहती है क्योंकि अब मौत हमें फिर ढूंढ रही है। फिर वो स्टेफनी को एक बुक देती है जिसमें सारी जानकारी है कि कैसे बाकी सर्वाइवर्स मरे और कैसे मौत से बचा जा सकता है, लेकिन स्टेफनी उस पर भरोसा नहीं करती। जाते वक्त आयरिस कहती है मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगी। वो कई सालों बाद पहली बार कैबिन से बाहर आती है और कहती है अब मैं मौत से सामना करूंगी। आयरिस स्टेफनी को किताब देती है और कहती है अब मौत तुम्हारे पीछे आएगी, इस किताब से ही तुम बच सकती हो। स्टेफनी अब भी भरोसा नहीं करती। आयरिस कहती है तो देखो मैं कैसे मरती हूँ। कभी बांस में एक गैस लीक शुरू होता है, चीजें एक एक करके खराब होने लगती हैं। एक चेन आयरिस से टकराती है और कुछ तेज उसे पीछे से लग जाता है। आयरिस की मौत हो जाती है। अब स्टेफनी को सब कुछ सच लगने लगता है। 2 दिन बाद आयरिस का फ्यूनरल होता है। स्टेफनी की माँ भी वहाँ आती है। वो कहती है अब अगली मौत मेरी होगी। स्टेफनी अपनी माँ को बचाने के लिए आयरिस की दी हुई किताब पढ़ने लगती है। उस किताब में वही कॉइन छिपा होता है जिससे आयरिस में डिजास्टर को रोका था। स्टेफनी समझ जाती है कि ये कॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तुरंत अपने फैमिली को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा। उधर पूरी फैमिली एक पार्टी में व्यस्त होती है। उसी पार्टी में अजीब चीजें होने लगती हैं। एक ग्लास टूटता है और उसका टुकड़ा सीधे आइस बकेट में गिरता है। धीरे धीरे कुछ चीजें खुद ब खुद अपनी जगह से हिलने लगी, जैसे कोई ट्रैप बना रहा हो। फिर अचानक अंकल का ग्लास उनके हाथ से गिर गया और एक तेज शार्ड उनके पैर में चुभ गया। दर्द के कारण वो पीछे की ओर लड़खड़ा गए। उनकी गिरावट से जमीन में कंपन हुआ, जिससे 5 दफा लॉन कटिंग मशीन हिल गया। फिर एक भयानक पल में मशीन ने उन्हें टक्कर मारी और उनकी मौत हो गई। पार्टी में सभी लोग डर और सदमे में थे। स्टेफनी घबरा गई और उसने अपनी फैमिली को बताया कि मौत एक एक करके उन्हें टारगेट कर रही है। उसने बताया कि स्काई व्यू रेस्टोरेंट वाले इंसिडेंट के बाद जो लोग बच गए थे अब उनकी आने वाली जनरेशन्स को भी मौत ढूंढ रही है। पहले आयरिस मेरी की मौत हुई, फिर उनके बड़े बेटे की, और अब उनके बच्चों की बारी है। स्टेफनी ने यह तक कहा कि अगर मेरी माँ बनी तो अगली बारी खुद स्टेफनी की होगी, लेकिन फैमिली ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। खासकर उसके कजिन्स को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि वो उनके पिता की मौत का मजाक बना रही है। सिर्फ एक इंसान ने उस पर भरोसा किया, स्टेफनी थी अपनी माँ। लेकिन स्टेफनी थी अपनी माँ से ठीक से बन भी नहीं थी और वो बात भी नहीं कर रही थी। इसके बाद दिखाया गया कि स्टेफनी का कजिन जो मेरी का बड़ा बेटा था अपने पियर्सिंग शॉप में था। दिन खत्म होने के बाद उसने अपने हाथ पर अपने पिता के लिए एक टैटू बनवाया। उस समय वो अपनी नाक में नोज रिंग पहने हुए था। जैसे ही वो दुकान में घूम रहा था, एक फैन जो कि मैग्नेटिक चेन से जुड़ा था घूमने लगा। वो चेन उसकी नोज रिंग की तरफ खींचने लगी। काफी कहीं कैरोसिन गिरा हुआ था, पर इसी अफरा तफरी में एक लाइकर गिर गया जिससे आग लग गई। हालांकि उसने खुद को चेन से छुड़ा लिया, लेकिन वो आग में गिर गया। आग तेजी से पूरी दुकान में फैल गई। जैसे ही स्टेफनी को आग के बारे में पता चला, वो भागकर वहां पहुंची। रास्ते में अचानक उसका कजिन उसकी कार के सामने आ गया और उसे रोक लिया। चमत्कारिक रूप से इतनी तेज ब्रेक के बाद भी उसे सिर्फ हाथों में थोड़ी चोट आई। वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि एक तेज ट्रक उनके पास से गुजरा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो हंसते हुए बोला, देखा, मैंने कहा था ना मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन स्टेफनी अब भी डरी हुई थी। वो चारों ओर ध्यान से देखने लगी, खतरे की तलाश में। तभी एक गड़बड़ ट्रक पास से गुजरा और स्टेफनी ने उसे दूर रहने को कहा, लेकिन वो लड़का उसके पास आ गया और बोला, कुछ नहीं होगा। उधर उसकी बहन टहल रही थी। चलते चलते उसका पैर एक बॉल से टकराया और वो एक ट्रैश बिन में गिर पड़ी। उसी समय सैनिटेशन वर्कर्स आ गए और गार्बेज को ट्रक में डालना शुरू कर दिया। तीनों ने ये देखा और ट्रक रोकने के लिए दौड़ पड़े। स्टेफनी ने बिना सोचे ट्रक पर छलांग लगा दी, खुद की जान की परवाह किए बिना। लेकिन जब तक वो पहुंची, ट्रक का क्रशिंग सिस्टम चालू हो चुका था। लड़की अंदर खींची जा चुकी थी और उसकी मौत हो गई। स्टेफनी के हाथ में सिर्फ उसका हाथ रह गया और वो मर चुकी थी। उसकी मौत ने सभी को दुखी कर दिया। उसका भाई फूट फूट कर बोला, तुम ठीक कह रही थी,
लेकिन स्टेफनी ने इस बार उसे नहीं रोका। उसे यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। वो बोली, जिसे मरना चाहिए था वो नहीं मरा, बल्कि उसकी बहन मारी गई। उसी वक्त उनकी एक आंट आई और उन्होंने एक बड़ा सच बताया। वो लड़का स्टेफनी के अंकल का बायोलॉजिकल बेटा नहीं था, इसलिए मौत ने उसे नहीं बल्कि उसकी बड़ी बेटी को लिया। स्टेफनी ये सुनकर हैरान रह गई। अब उसके साथ बाकी लोग भी उसकी बातों पर भरोसा करने लगे। लड़की का छोटा भाई बोला, अब मेरी बारी है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, क्या तुम मेरी मदद करोगी? स्टेफनी बोली, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। उसने कहा, तुम जानती हो, बस चारों तरफ देखो, फोकस करो, तुम्हें समझ आएगा। स्टेफनी को याद आया उसकी दादी आयरिस ने कभी एक लड़की के बारे में बताया था जो उस वक्त बच गई थी। वो अभी भी जिंदा थी और हॉस्पिटल में काम करती थी। उसका नाम था जिनी। उसने किसी तरह मौत को चकमा दे दिया था। वो सबने तय किया कि उसे ढूंढा जाए। जब वो पहुंचे और बोले जेडी, तो जिनी चौंक गई। ये नाम सिर्फ आयरिस ही उसे बुलाती थी। उन्होंने पूछा, तुम आयरिस को कैसे जानती हो? जिनी ने जवाब दिया, मैं टावर गिरने वाले दिन वहां थी, मैं उस सिंगर का बेटा थी। ये सुनकर स्टेफनी को सब याद आ गया और उसने जिनी को पहचान लिया। जिनी ने बताया कि आयरिस सालों पहले उसके पास आई थी अपने पति पॉल को बचाने के लिए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वो नहीं बच पाए। स्टेफनी ने पूछा, क्या कोई ऐसा है जो बचा हो? जिनी ने कहा, हाँ, 2 लोग, लेकिन जिस तरह से तुम सोच रही हो उस तरह नहीं। मौत ने पहले उन्हें ले लिया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें वापस जिंदा कर दिया। उसके बाद मौत दोबारा उन्हें लेने नहीं आई। स्टेफनी ने मदद की भीख मांगी, लेकिन जिनी ने कहा, मैंने एक बार मौत को धोखा दिया था, लेकिन अब मुझे कैंसर है और एक दिन हम सभी को मरना है। यही है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। उससे पहले हमें जो समय मिला है उसे अच्छे से बिताना चाहिए। सभी लोग उदास हो गए। तभी स्टेफनी के कसिन को एक रिस्की आइडिया आया। उसने सोचा कि अपने छोटे भाई को पीनट्स खिलाकर उसकी एनर्जी ट्रिगर की जाए और फिर उसे दवाई देकर रिवाइव किया जाए। इस तरह वो मौत को ट्रिक कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। वेंडिंग मशीन में काम करना बंद कर दिया। हड़बड़ाहट में उसने जबरदस्ती उसे खोलने की कोशिश की। एक स्क्रू डीरा होकर गिर गया। फिर वो लोग एक और कमरे में गए। उसने अपने छोटे भाई से कहा कि यही रुको, मैं एंटी एलर्जी इंजेक्शन लेकर आता हूँ। जाते हुए उसने दीवार पर हाथ मारा और गलती से कुछ बटन दब गए, जिससे पास की MRI मशीन चालू हो गई। कुछ देर बाद वो इंजेक्शन और व्हीलचेयर लेकर वापस आया। उसने अपने भाई से कहा, आप पीनट चॉकलेट खा लो, लेकिन उसी वक्त MRI मशीन का जोरदार मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव हो गया। स्टेफनी का बड़ा कजिन, जिसके पूरे शरीर में पियर्सिंग थी, वो मशीन की तरफ खींचने लगा। साथ ही व्हीलचेयर भी खींच गई। डरावने पल में दोनों मशीन में फंस गए। छोटा भाई, जिसने चॉकलेट खाई थी, बुरी हालत में पहुंच गया, लेकिन उसने खुद को इंजेक्ट किया पर उसकी हालत थोड़ी बेहतर हो गई। लेकिन तभी पहले से ढीली हुई स्प्रिंग जो वेंडिंग मशीन से निकली थी आकर उसके सीने में लग गई और उसकी मौत हो गई। इतनी तैयारी के बाद भी डेथ ने उसे पकड़ ही लिया। सबका दिल टूट गया। स्टेफनी ने अपनी माँ से कहा, अब तुम्हारी बारी है। उसने कहा, आयरिस का घर जहाँ ग्रैंडमा रहती थी, शायद तुम्हें वहीं जाना चाहिए। वो बहुत सालों तक वहाँ सुरक्षित रही। माँ ने हाँ कहा। स्टेफनी ने एक किताब उठाई और उससे एक कॉइन गिर गया। एक बूढ़ी औरत ने वो कॉइन उठाया और अपनी पर्स में रख लिया। स्टेफनी जल्दी से अपनी ग्रैंडमा के घर पहुंची और माँ से कहा कि वो और उसका भाई अंदर चले जाएं। माँ और भाई घर के अंदर चले गए, पर उन्हें ये नहीं पता था कि घर के अंदर गैस लीक हो चुका था। एक इलेक्ट्रिकल वायर से निकली स्पार्क ने आग पकड़ ली। एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। स्टेफनी की कार जो बाहर खड़ी थी पानी में जा गिरी। स्टेफनी तैरकर बचने की कोशिश करने लगी। घर के अंदर माँ आग में फंस गई। बाहर खड़ा उसका भाई देख रहा था कि एक फॉलिंग टावर स्टेफनी पर गिरने वाला है। उससे पहले माँ बाहर आई और बेटे को धक्का देकर बचाया। टावर गिरा और माँ की मौत हो गई। अब लड़के को समझ आया, अब बारी स्टेफनी की थी। वो पानी में कूद गया और स्टेफनी को बाहर निकाला। वो सांस नहीं ले रही थी। उसने उसे CPR दिया और चमत्कारी रूप से स्टेफनी फिर से जिंदा हो गई। दोनों बहुत खुश थे। स्टेफनी ने डेथ को हरा दिया था, लेकिन माँ और दोस्तों का दुख उनके दिल में था। सीन बदलता है। काफी समय बीत चुका है। जिंदगी फिर से नॉर्मल हो गई है। आज स्टेफनी के भाई चार्ली का ग्रेजुएशन पार्टी है। स्टेफनी खुश है। वो अपनी पॉकेट में एक रोज रखती है। रोज का कांटा उसके हाथ में चुभता है और थोड़ा ब्लड आता है, ठीक वैसा ही जैसा आयरिस ने अपनी विजन में देखा था। स्टेफनी को एहसास होता है गेम अभी खत्म नहीं हुआ, डेथ लौट रही है।
दूसरी तरफ वही कॉइन जो आइरिस के पास था अब उस बूढ़ी औरत के पास है। जब उसने अपनी पर्स खोली वो कॉइन गिरकर ट्रेन ट्रैक्स पर जा गिरा। वो ट्रैक स्विच में फंस गया। स्टेफनी के घर पर उसके भाई का एक दोस्त जो डॉक्टर था मिलने आया। उसने कहा तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बारे में बताया था, तुम बहुत लकी हो कि तुम बच गई। स्टेफनी मुस्कुराई, हाँ मैं लकी थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा असल में तुम जिंदा नहीं थी। अगर कोई इंसान 5 मिनट तक सांस न ले तो वो क्लिनिकली डेड होता है। तुम उससे भी आगे जा चुकी थी। जो तुमने महसूस किया वो अनकॉन्शियसनेस नहीं थी, वो डेथ थी। स्टेफनी और उसके भाई ने एक दूसरे को डर के साथ देखा। स्टेफनी ने आसपास देखा, कुछ गड़बड़ लग रहा था। अचानक ट्रेन की आवाज आई। ट्रेन नहीं रुक सकी। वो दोनों भागे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन कलिजन से निकला मलबा हवा में उड़कर उन दोनों को लग गया और दोनों की मौत हो गई। मूवी खत्म होती है इस रिमाइंडर के साथ, हम मौत को धोखा नहीं दे सकते। वो हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है और एक दिन वो हम सबकी अंतिम मंजिल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।